Which product is obtained by hydrolysis of 1-chlorobutane with sodium hydroxide in aqueous solution? 1-chlorobutane है हमारे पास दिया गया कंपाउंड, ठीक है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस अगर कर ले, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ इसको तोड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? एक यहाँ पर ऑप्शन है 1-ब्यूटानोल, एक 1-ब्यूटेन, ब्यूटानोन एंड ब्यूटेनॉल। तो वो कर लो खुद ब खुद, बहुत ही आसान है। देखो 1-क्लोरोब्यूटेन है, 1-क्लोरोब्यूटेन को यहाँ पर बना दो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, 4 हो गए, ब्यूटेन हो गया 4, 1-क्लोरोब्यूटेन। क्लोरीन यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पर अटैच हुआ है, ये हुआ क्लोरीन, तो ये बन गया 1-क्लोरोब्यूटेन। किसके साथ हाइड्रोलाइसिस करना है? NaOH के साथ। तो H2O के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस करे या NaOH के साथ करे, एक ही रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से। ये हुआ NaOH, ठीक है। अब देखो ये सोडियम आयन जो है ये अपने साथ ये क्लोराइड आयन उठाएगा, यहाँ पर जो जगह बचेगा वहां पर ये हाइड्रोक्साइड आयन जाकर फिट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, Cl हट गया, NaCl बन गया, Cl की जगह OH चला गया, तो ये हुआ OH। अब ये क्या हुआ? OH मतलब अल्कोहल, ये है ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल, ठीक है। या ब्यूटाइल अल्कोहल भी हम कह सकते हैं, इसको अल्कोहल है, ब्यूटेनोल बन गया ब्यूटेनोल। अब ये जो ओल है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कौन से पोजीशन पर है? तो ये भी एक ही नंबर पर पोजीशन पर है, तो 1-ब्यूटेनोल हो गया। और यहाँ पर हमारे साथ एक नंबर A नंबर ऑप्शन है 1-ब्यूटेनोल, तो ये ऑप्शन फिट आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नंबर 2, देखो गौर के साथ इसको सुनो, कंसेप्ट क्लियर करो, मेरे साथ सोचते जाओ। जितना सोचोगे मेरे साथ साथ जो मैं कह रहा हूं और खुद निकालने की कोशिश करोगे, तब मेरी बात समझ में आएगी अच्छी तरह से, तब फिट इन दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मुझको मत देख, जो मैं कर रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो मत करना, खुद भी सोचना मेरे साथ साथ। ट्रीटमेंट ऑफ ईथीन है C2H4 विद कूल सल्फ्यूरिक एसिड। कूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथीन को हमने ट्रीट किया, रिएक्ट किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया? फॉलोड बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। फिर उसके बाद जो बना उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा? ईथेन, इथाइन, इथेनॉल, इथेनॉल। देखो सबसे पहले ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 हो गया, ईथीन डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन है ना, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, प्लस H बॉन्ड HSO4, ये माइनस और ये प्लस, पार्शल माइनस चार्ज हो गया, H2SO4 हो गया। तो H2 को मैंने स्प्लिट अप कर दिया, एक पर पॉजिटिव चार्ज H पर है और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट एज एन एनाइन यहां पर मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अच्छा, H2SO4 अब इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर गौर से ये रिएक्शन जब भी आप करो तो इस पॉइंट को जरा अपने दिमाग में बिठा लेना कि यहां पर अगर अनसाइमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन क्या है? अगर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन है उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद इक्वल नहीं हो, इसको हम अनसाइमेट्रिकल अल्कीन्स कहते हैं। तब जाके मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर अप्लाई होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट MCQs में आ भी जाएगा, वो कर लेंगे, ठीक है। और अगर साइमेट्रिकल अल्कीन हो, यहां पर देखो साइमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों साइमेट्रिकल अल्कीन है? क्योंकि डबल बॉन्ड के इर्द और गिर्द जो 2 कार्बन है, दोनों के साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, तो बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ये साइमेट्रिकल अल्कीन हो गया। अगर बराबर नहीं हो तो फिर अनसाइमेट्रिकल अल्कीन होगा, तब जाकर ये हाइड्रोजन उसके साथ ऐड होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आगे आ जाएगा, समझेंगे आगे पर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को आप जहाँ ऐड करना चाहो कर सकते हो।
एनाइन को मतलब हाइड्रोजन सल्फेट को जहां पर ऐड करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये साइमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये हाइड्रोजन को मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड, ये CH2 अपनी जगह आ जाएगा और इस CH2 के साथ ये ऐड कर लेता हूं HSO4। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो ये हुआ ईथीन का ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ईथीन का ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब क्या कहता है, फॉलोड, उसके बाद क्या क्या होगा, रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। अब बॉइलिंग वाटर के साथ इस चीज को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये हुआ बॉइलिंग वाटर, H2OH और OH, इस तरह से लिख सकता हूं, H2O को H और OH लिख दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन सल्फेट यहां से ये प्लस चार्ज आयन जो है कैटाइन, इसको उठा लेगा HSO4 और ये H भी चला गया तो ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं, देखो HSO4 H2SO4, H2SO4 बन गया और हट भी गया। यहां से यहां पर जो खाली जगह बच रही है उस खाली जगह को पुर करने के लिए ये OH ऊपर चला जाएगा, OH यहां पर आ जाएगा। अब देखो क्या बन रहा है, ये हुआ इथाइल, ये हुआ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल। तो हमारे साथ ये है D नंबर ऑप्शन, इथेनॉल, ये ठीक हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ, शाबाश। अब नंबर थर्ड इज इन द कंटैक्ट प्रोसेस टू विच, कंटैक्ट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पर जिस तरीके से तैयार किया जाता है उस तरीके को हम कहते हैं कंटैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इन द कंटैक्ट प्रोसेस टू विच सब्सटेंस वाटर इज एडेड। अच्छा, अब कंटैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं तो कहते हैं कि वो सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है जिसके साथ अगर हम पानी को ऐड करें तो टू कन्वर्ट इट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। नीचे दिए गए हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओलियम, H2SO7, सल्फर डाइऑक्साइड और नन, कुछ भी नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा वो सब्सटेंस है जिसके साथ अगर हम वाटर ऐड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अगर इनमें नहीं है तो फिर नन को टिक कर दो। तो वो सिंपल है, कंटैक्ट प्रोसेस अगर स्टडी किया हो आपने तो आपको पता लग जाएगा कि वो है ओलियम H2S2O7, कुछ इस तरह से H2S2O7 प्लस H2O, ये हमको देता है 2H2SO4, 2 H2 हो गए, 2 H2 हो गए, 2 S है तो 2 S है, 8 ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन है, तो 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। जब ओलियम के साथ हमने ऐड किया वाटर, तो यहाँ पर ये ओलियम करेक्ट ऑप्शन है जिसके साथ अगर हम वाटर ऐड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। एंड दिस इज नोन एज कंटैक्ट प्रोसेस। बात समझ में आ गई? अच्छा, नंबर नेक्स्ट इज फोकस के साथ। ठीक है, गौर के साथ सुनो, मेरे साथ सोचते जाओ कि हो क्या रहा है। The average atomic mass of boron is 10.8. बोरान का एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 10.8। अच्छा, अब बोरान के 2 आइसोटोप्स है, इट हैज 2 आइसोटोप्स। उन 2 आइसोटोप के मासेस जो है वो है, एक आइसोटोप का मास 10 है, दूसरे आइसोटोप का मास 11 है। पीरियाडिक टेबल के अंदर जो भी एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, तो पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है, तकरीबन हर एक एलिमेंट के या 2 या 3 या 4 कुछ भी हो, लेकिन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब पीरियाडिक टेबल के अंदर हमने एक एक एलिमेंट को लिखा है। फॉर एग्जांपल सल्फर के 8 आइसोटोप्स हैं, तो सल्फर आपके पीरियाडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक सल्फर दिया गया है, 8 सल्फर नहीं दिए गए हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, आपके पीरियाडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक क्लोरीन दिया गया है, दोनों नहीं दिए गए। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 है लेकिन सिर्फ एक नाइट्रोजन दिया गया है। आर्गन के 2 है, नियान के 3 है, लेकिन ये सब एक एक दिए गए हैं। अब चूंकि पीरियाडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हम दे रहे थे, तो पीरियाडिक टेबल को डिजाइन करते वक्त इन एलिमेंट्स के दरमियान झगड़ा हो गया। एक आगे आ रहा था कि मेरा मास पीरियाडिक टेबल के अंदर शामिल होगा, दूसरा आ रहा था कि नहीं, मेरा मास पीरियाडिक टेबल के अंदर शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है बोरान,
बोरान के दो आइसोटोप्स है, एक का मास है 10 एक का मास है 11। तो ये 10 आकर 11 को मुक्का मारने लगा कि मुझे पीरियोडिक टेबल में शामिल किया जाएगा। 11 डिफेंड करने लगा, उसके खान खींचने लगा कि मुझे पीरियोडिक टेबल के अंदर शामिल किया जाएगा। बीच में बैठा था जज, केमिस्ट, तुम, ठीक है, साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि झगड़ा मत करो भाई, ये फैसला हम करेंगे और हम ही करने वाले हैं। 10 और 11 में कौन शामिल होगा ये फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। इसलिए साइंसदानों ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप्स मौजूद है उनके आइसोटोप्स को लेकर एवरेज एटॉमिक मास निकाला। तो उनके एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आ रहा था वही एवरेज एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिख डाला। तो अब ये बोरान है, इसके भी दो आइसोटोप्स है, एक है 10 एक है 11। इनका एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है 10.8। अब ये हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको पहले गौर से समझो तो बात समझ में आ जाएगी। एवरेज एटॉमिक मास, ये हमें AM से लिखूंगा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास इसका मतलब है AM इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। हर एक एलिमेंट के साथ हम ये करेंगे, जितने आइसोटोप्स मौजूद है हर एक के साथ ये अमल करेंगे। इसका जो जवाब आएगा, जो भी आइसोटोप्स है जिनके जवाबात इस प्रोसेस के जरिए उन आइसोटोप्स के मासेस को कैलकुलेट करते, दो जवाब निकले, उन जवाबात को हम आपस में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो जवाबात जब हम जमा कर लेंगे उससे जो आ रहा है वही इसका एवरेज एटॉमिक मास है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस। अब एबंडेंस क्या चीज़ है, एबंडेंस उसको कहते हैं कि एक खास सैंपल को लेकर, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है 35 और 37। तो अगर हम एक सैंपल क्लोरीन गैस का ले लें तो इसके अंदर 35 कितना होगा, कितने मिकदार में होगा, और 37 कितने मिकदार में होगा। तो जब हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फर्ज करो हमने 100 मालिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ले लिए, तो इसमें तकरीबन 75 मालिक्यूल्स क्लोरीन 35 के और 25 मालिक्यूल्स क्लोरीन 37 के होंगे। तो इसलिए हम क्लोरीन 35 को कहते हैं कि इसका एबंडेंस 75% है, और क्लोरीन 35 को कहते हैं कि इसका एबंडेंस 75% है, और क्लोरीन 37 को कहते हैं कि इसका एबंडेंस 25% है। तो एक आइसोटोप कितने परसेंटेज में, कितने मिकदार में मौजूद है, इसको हम कहते हैं एबंडेंस, ठीक। अब कहता है यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप विद मास 10। ये जो 10 वाला आइसोटोप है इसका एबंडेंस परसेंटेज में एबंडेंस क्या है, एबंडेंस को निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20%, 50%, 60% और 80%। तो देखो इसी फार्मूले के तहत आप निकाल सकते हो। किस तरह से, इस तरह से ये हुआ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, सीधा लगा लो, वो है 10.8। तो यहाँ पर 10.8 लगा दो, इज इक्वल टू मास क्या है आइसोटोप का 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय इसका एबंडेंस क्या है वो मालूम करना है, तो x ले लेंगे, ठीक है, प्लस इसके साथ दूसरा आइसोटोप क्या है 11, 11 मल्टीप्लाइड बाय इसका एबंडेंस क्या है। अब देखो 10 का एबंडेंस x हो गया, तो 11 क्या रह गया पीछे, 11 का एबंडेंस क्या रह जाएगा, वही x को अगर हम 100 से हटाएंगे, परसेंटेज क्या है 100 को ही हम परसेंट 100 को कहते हैं ना 100 में, तो अगर 10 का परसेंटेज एबंडेंस x है तो 11 का जो रह गया बाकी वो 11 का है। तो मतलब इसका कि 100 से अगर हम x को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, पीछे जो रह जाएगा वो x का 11 एटॉमिक मास जिस आइसोटोप का है उसका एबंडेंस हो गया। तो इसका एबंडेंस हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे 100 माइनस x, बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करो, 10.8 इज इक्वल टू ये 10x बन जाएगा, प्लस ये 1100 माइनस 11x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। ये 10x ये माइनस 11x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। 100 को इस पार ले आएंगे, यहाँ पर कर लेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1100 माइनस x, ठीक है। ये 10x माइनस 11x से x आ चुका है माइनस x,
1100 अपनी जगह आएगा। ये बन जाएगा आप 1080, अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 1100 माइनस एक्स। एक्स को मालूम करना है, एक्स को हम इस पार ले आएंगे, ये प्लस एक्स बन जाएगा। 1080 को उस पार ले जाएंगे, ये माइनस 1080 बन जाएगा। 1100 से 1080 को माइनस करो, 20 आ जाएगा, तो 20% इसका आंसर है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको लिख लो ताकि फिर और MCQs क्लियर करें। शाबाश। अब क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी के मौजूदगी में, मतलब H2O नमी, उसकी मौजूदगी में अगर PCl5 को हम डिकम्पोज करें, इसको तोड़े, टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कुछ इस तरह के रिएक्शंस के साथ होगा। PCl5 प्लस वाटर बनाएगा POCl3 प्लस 2HCl, फिर यही POCl3 3H2O के साथ फिर से मिलकर H3PO4 फास्फोरिक एसिड और 3HCl बनाएगा, ठीक है। मांग रहा है क्या, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज इट्स रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। मुख्तलिफ रेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको अपने जहन में ये बात याद रख लेनी चाहिए कि हमेशा किसी रिएक्शन का रेट उसका स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो डिटरमाइन करता है। बात समझ में आ रही है ना? देखो, एक रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब सारे का सारा रिएक्शन हो जाए। अब सारा का सारा रिएक्शन फॉर एग्जांपल 4 स्टेप्स में हो रहा है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा तेज़ स्टेप है, सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन 3 स्टेप है, वो 3 हो गए, लेकिन जो सबसे स्लो स्टेप है, सबसे ज़्यादा आहिस्ता चल रहा है, चौथा वाला, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, हम सिर्फ उसका इंतज़ार करें कि तब ये बॉर्डर, कब ये अपना बॉर्डर पार करेगा, आगे चला जाएगा, जब हम कहेंगे कि रिएक्शन पूरा हो गया है, ठीक। तो इसका मतलब कि किसी रिएक्शन का रेट जो है वो उसके स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। मान के चलो, फिर से एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि एक रेस हो रहा है, उस रेस के अंदर 10 लोग शामिल हो गए, और 10 के 10 लोग, हम अगर ये बात करना चाहें कि 10 के 10 पार हो गए हैं, क्रॉस लाइन को पार कर चुके हैं, रेस कंप्लीट हो गया है। देखो, रेस शुरू हो गया, उस रेस में जो सबसे ज़्यादा तेज़ जा रहा है, 1 नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर सबसे तेज़ जा रहा है, यूसेन बोल्ट, ठीक है, उसने फिनिशिंग लाइन को पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि रेस कंप्लीट हो गया? नहीं, हम अभी इंतज़ार करेंगे कि दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 और 10 कंप्लीट। जब 10 के 10 रेसर्स फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करें, पार करें, तब हम कहेंगे कि रेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो रेस अब कंप्लीशन की बात हम तब करेंगे जब सबसे आखिरी वाला, जो सबसे स्लो है, वो फिनिशिंग लाइन को पार करे। तो रेस कंप्लीशन उस पर डिपेंड करता है, ना कि पहले वाले पर। तो इसी तरह का एग्जाम्पल रिएक्शन का भी है। रिएक्शन अपने अंदर जितने भी स्टेप्स में ये होता है, तो इसके अंदर सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, रिएक्शन की कंप्लीशन उसी स्लोवेस्ट स्टेप के इंतज़ार में होती है कि जब ये स्लोवेस्ट स्टेप हो जाए तो इसका मतलब पूरे का पूरा रिएक्शन हो गया। तो इसलिए रिएक्शन किस स्पीड से जा रही है, इसको हम डिफाइन करेंगे स्लोवेस्ट स्टेप से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, एक है ये वाला PCl5 H2O के साथ मिल रहा है, POCl3 HCl बना रहा है, और यही स्लोवेस्ट स्टेप है। तो इसका मतलब रेट हम इसी का लिखेंगे। अब इन चारों को आपने गौर से देखा होगा, देखा है ना? तो इनमें से कौन सा वाला है? ये देखो, रेट इज इक्वल टू के PCl5 और H2O। ये PCl5 और H2O है, तो A नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? नंबर नेक्स्ट 6, द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स आर। ये एक कंपाउंड दिया गया है, यहां पर मैं जुदा कर लेता हूं। ये कंपाउंड आपको दिया गया है, इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप ये दिए गए हैं, एक रिंग है, एक ये है, एक ये है, इनके नाम क्या है? इस कंपाउंड के अंदर वो नाम लिखने हैं।
यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल, फिनोल, बेंजीन, एराइल, प्राइमरी अल्कोहल एट्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल वो तो याद है ना वो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर ये अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल तो यही है। तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, सबसे पहले ये क्लियर करना है। तो इस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखें तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है, और ये कार्बन खुद दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, एक इसके दाएं तरफ है और एक इसके बाएं तरफ रिंग के अंदर है। तो ये कार्बन जब दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है और इस कार्बन के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये प्राइमरी वाला जो ऑप्शन है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, तो ये तो सिरे से हट गया। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। अब ये तीन बच गए, तीनों के तीन सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, अब ये वाला अगर हम देखें तो ये है नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसमें नाइट्राइल नहीं एमाइन दिया गया है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी रास्ते से हट गया। अब हमारे साथ दो ऑप्शंस रह गए। एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि एमसीक्यूज को आप 50% पर ले आओ, जो बहुत ही घिसे पिटे निकम्मे ऑप्शंस है ना उसको हटा दो। तो जो बाकी दो बच गए उसका मतलब 50% आपका चांस हो गया ठीक करने का या गलत करने का। अब उस पर सोचने लगो तो ज़्यादा चांस है एमसीक्यूज को क्रैक करने का, सही ऑप्शन निकालने का। ठीक है, तो ये हम 50% पर ले आ चुके हैं। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये नाइट्राइल है। ठीक है, अब यहाँ पर फिनोल दिया गया है, यहाँ पर एराइल दिया गया है। फिनोल हम तब लिखते हैं जब बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच हो जाए, इस तरह से, इसको हम कहते हैं फिनोल। ये फिनोल है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच हुआ है। तो इसका मतलब ये फिनोल भी नहीं है। फिनोल नहीं है तो पीछे क्या रह गया? एराइल। अब अगर एराइल किसी को पता भी नहीं हो तो उसको ये पता तो लग जाएगा कि ये बचा है तो यही ठीक ऑप्शन है, और अगर किसी को पता हो तो वो तो आसानी के साथ पता लगा लेगा कि जब बेंजीन के रिंग के साथ कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाए, उससे हाइड्रोजन हट जाए, मतलब यहाँ पर एक और कार्बन आ जाए, यहाँ पर एक और कार्बन आ जाए, तब बेंजीन रिंग को हम एराइल रिंग कहते हैं। तो हमारे साथ यही ऑप्शन बच गया और यही ठीक ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? नंबर नेक्स्ट इज, देखो, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज वेरी लो। एक रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? उस एनर्जी को जिसकी वजह से एक रिएक्शन हो पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, एक रिएक्शन है A+B जो कि बनाएगा C+D। अब ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं हो रहा, रूम टेम्परेचर आपके साथ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? उसको एक डिश के अंदर डालकर उसके नीचे आग जलाओगे ताकि उसको हीट मिले। ठीक है, अब उसको हीट मिल रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो ये रिएक्शन A+B मिल गया और C+D बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अब जो ये हीट एनर्जी थी, वो मिनिमम हीट एनर्जी जो इसके लिए रिक्वायर्ड थी ताकि ये रिएक्शन हो जाए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एनर्जी थी, वही एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो कि एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, ऐसे एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब कहता है कि जिस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो तो उसका रेट ज़्यादा तेज़ होगा, वो आसानी के साथ होगा, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा तेज़ होगा। ठीक है, तो उसका रेट ज़्यादा तेज़ होगा तो ये रेट क्यों तेज़ होगा? 4 ऑप्शन है। देयर इज़ नो ट्रांजिशन स्टेट, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो बीचों बीच जो स्टेज आ जाता है उसको ट्रांजिशन स्टेट हम कहते हैं, जिसको हम निकाल नहीं सकते। A+B = C+D, इनके दरमियान जो स्टेज आ रहा है जिनमें A, B, C, D सारे के सारे अटैच है, इस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता। नंबर 2, कंसंट्रेशन जो है वो इररिलेवेंट बन जाता है। नंबर 3, नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर 4, मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो मूव करते हैं। देखो सिंपल सा कानून है,
एक रिएक्शन को वाक़या होने के लिए कोलेजन ज़रूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं उस थ्योरी के अंदर, ठीक। तो वो कोलेजन जो हो रहे हैं वो कोलेजन किस तरह से होने चाहिए वो भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1, वो कोलेजन एक दूसरे के साथ एक ख़ास एंगल के साथ होने चाहिए। उन कोलेजन्स के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कोलेजन एक दूसरे को वापस से रिपेल ना करे, एक दूसरे को रिबाउंड ना करे। जिस तरह से हम बाल इस दीवार पर दे मारते हैं तो वो बाल वापस से ना आए, उसमें इतनी एनर्जी हो कि इस दीवार के अंदर घुस जाए, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये दीवार सीमेंट का बना है तो इसके लिए फिर हाई एनर्जी चाहिए ताकि बल इसके अंदर घुस जाए, ठीक है। तो इसका मतलब बल आसानी के साथ नहीं घुस सकता। अगर ये दीवार खिचड़ी का बना हो, वो भी गीली खिचड़ी, तो इसके लिए अब इसको क्रैक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। इस पर बाल को दे मारने से बल आसानी के साथ अंदर चला जाएगा। अब कोलेजन फ्रूटफुल हो गया। तब कोलेजन फ्रूटफुल नहीं था, कोलेजन हो जाता लेकिन मॉलिक्यूल वापस चले जाते, अगर खास एंगल के साथ भी होते तब भी वापस चले जाते, क्योंकि एनर्जी हाई चाहिए थी और एनर्जी थी नहीं। अब एनर्जी लो चाहिए और लो एनर्जी आसानी से अवेलेबल है। तो जब ये कोलेजन होगा तो थोड़े से कोलेजन के साथ ही ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा। तो यही एक ऑप्शन आपके साथ रह जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी लो है, तो इसलिए जो कोलेजन्स हो रहे हैं फ्रूटफुल कोलेजन्स, वो कोलेजन्स जिनसे नतीजा अखज़ हो जाता है, जिनसे प्रोडक्ट बन जाता है, उन कोलेजन्स को हम फ्रूटफुल कोलेजन्स कहते हैं। तो उन फ्रूटफुल कोलेजन्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए इसको, और एक्टिवेशन एनर्जी लो जो होती है वो आसानी से अवेलेबल होती है, हर जगह पर अवेलेबल होती है। तो नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलेजन्स बढ़ जाएगी, इसलिए रिएक्शन आसानी के साथ। बात समझ में आ रही है? इसको भी लिखो, शाबाश, पूछ लो अगर कहीं पर दिक्कत हो ताकि आगे और चले जाए। शाबाश। कॉपर is a typical transition metal. Its atomic number is 29. कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स को हम पढ़ चुके हैं। Its atomic number is 29. इसका एटॉमिक नंबर 29 है। In which oxidation state does it have partially filled d subshell? इन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का मौजू है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी सबशिल जो होगा वो पार्शली फिल्ड होगा, वो फुल फिल्ड नहीं होगा, पार्शली फिल्ड होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात ये कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लिख लेते हैं। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 2 to 4 10 12 18 28 29। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मैंने ड्रा किस तरह से किया। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को ड्रा करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो रूल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी एनर्जी, जिस शिल की एनर्जी लो होगी वो सबसे पहले बढ़ेगा, जिसकी एनर्जी हाई होगी वो उसके बाद बढ़ेगा, जिसकी एनर्जी उससे भी हाई होगी वो उसके भी बाद इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में शिल्स और सबशिल्स इलेक्ट्रॉन से बढ़ेंगे। अब इस एनर्जी को हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो वो हम मालूम करते हैं क्वांटम नंबर से। वो जो 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ चुके हैं ना, तो उस क्वांटम नंबर से हम इनकी एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी 1 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमिथल क्वांटम नंबर s का 0 है, p का 1 है, d का 2 है और f का 3 है। तो ये हुआ 1 प्लस इसका 0, तो इज इक्वल टू ये 1 बन गया। ये हो गया 2 प्लस 0, ये 2 बन गया। ये हो गया 2 प्लस 1, ये 3 बन गया। ये हो गया 3 प्लस 0, ये भी 3 बन गया। ये हो गया 3 प्लस 1, ये 4 बन गया। ये हो गया 3 प्लस 2, ये 5 बन गया। ये हो गया 4 प्लस 0, ये 4 बन गया। अब देखो, सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1 इसकी है, पहले ये बढ़ जाएगी। सेकंड नंबर पर जो है वो इसकी एनर्जी है, फिर ये बढ़ जाएगा। फिर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी है, वो हम पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर्स में क्लियर कर चुके हैं कि अगर एनर्जी एक जैसे आ जाए
तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा हो तो पहले वो बढ़ेगा, तो पहले ये बढ़ गया फिर ये बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद अब देखो गौर से सुनो, इसकी एनर्जी 4 ये बढ़ गया, इसके बाद इसकी एनर्जी 5 है और इसकी 4 है, तो इसका मतलब 3p6 के बाद 4s जो है वो बढ़ना चाहिए। 4s अगर बढ़ गया तो उसके बाद 3d का नंबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो 3p के बाद 4s बढ़ेगा। 4s2 जब हो जाएगा, s 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है, तो जब 4s2 हो जाएगा तब जाके 3d बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, 3d पहले बढ़ गया है, 10 तक जा चुका है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है वो 4s के अंदर आ गया है और 4s अभी भी पार्शली फिल्ड है, फुल फिल्ड नहीं हुआ है। जबकि अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक 4s2 होना चाहिए था, 4s2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था। 4s2 अगर बढ़ जाता उसके बाद ये 3d में इलेक्ट्रॉन एंटर होना शुरू हो जाते, तो यहां पर 3d9 आ जाता। बात पल्ले पड़ रही है अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल तो बाकी पीरियाडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन 2 एलिमेंट्स को छोड़कर, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस कहते हैं ना। केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन एक्सेप्शनल केसेस को भी केमिस्ट्री में याद रखना पड़ता है। और वो 2 एक्सेप्शनल केसेस है, एक क्रोमियम साहिब और दूसरा हमारा ये कॉपर अंकल। ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि इन दोनों के अंदर डी तो पहले बढ़ जाता है, उसके बाद 4s बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि नॉर्मली 4s पहले बढ़ना चाहिए था, जो कि और एलिमेंट्स में होता भी है, और 3d बाद में। इसलिए देखो ट्रांजिशन मिडल के अंदर जो हम पढ़ चुके थे कि हमेशा 3d के अंदर ये लब जब होता है, ये कभी पार्शली फिल होता है, कभी से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कभी इसमें आते हैं। तो ये इसलिए कि इसका 3d पार्शली फिल्ड वो इसलिए होता है कि इनका ये 3d जो लास्ट शेल है वो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक कंप्लीट अक्सर नहीं होता, या सबसे आखिर में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कॉपर तो एक्सेप्शनल केस हो गया, इसलिए कॉपर के अंदर 3d पहले फुलफिल्ड हो गया, 3d पहले फुलफिल्ड हो गया, उसके बाद 4s पर शुरू हो गया, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आखिरी जा रहा है तो सबसे पहले निकलेगा भी वही। बात ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, लोग अंदर आ रहे हैं, कच्चा कच ये कमरा भर गया, तो जो शख्स, अच्छा अब कच्चा कच ये कमरा भर गया, अब मैं वापस आपको कहूं कि यहां से निकल जाओ, तो कौन सा वाला पहले निकलेगा? जो सबसे आखिर में आ गया है वो दरवाजे पर ही होगा। जब कमरा कच्चा कच भरा हुआ हो तो इसका मतलब वो दरवाजे पर ही होगा, तो सबसे पहले वही निकलेगा जो सबसे आखिर में आ गया है। तो यही चीज यहां पर भी होगी, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में आ गया है वही सबसे पहले निकलेगा। तो इसका मतलब सबसे आखिर इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया है? इस एक्सेप्शनल केस में s के अंदर 4s1। तो जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा। इसलिए अगर कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटाए तो ये 4s0 हो जाएगा, 3d10 अब भी वही का वही रहेगा, इसका मतलब ये कंप्लीट रहेगा। तो ये वाला आंसर तो नहीं है, ये तो हट गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि वो ऑप्शन चुनो जिसमें d सबशेल पार्शली फिल्ड हो। तो अगर यहाँ पर तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट गया है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हट रहा है तो ये s वाला हटेगा क्योंकि ये आखिर में आ गया है, तो 3d10 अब भी फुल फिल्ड है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, जैसे है वैसे ही है, तो उसमें 3d10 4s1 ऐसे ही मौजूद है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसमें तो उल्टा इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है जो कि ये लेता नहीं है, तो ये 4s2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो आपके साथ रह जाता है ये है, क्यों है? देखो कॉपर +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो ये एक s का इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, एक हट गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ये हटाएगा वो यहाँ से d से हटाएगा, तो यहाँ पर 3d9 बन जाएगा। जो ही 3d9 बन जाता है तो फुल फिल d ऑर्बिटल, d सबशेल हम उसको कहते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। 10 से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया फिर इस d को हम पार्शली फिल्ड कहते हैं। तो ये हुआ आपका पार्शली फिल्ड d सबशेल का कॉपर +2, ठीक है।
शाबाश। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करे ताकि वो हमको अल्कोहल दे दे? कौन सा वाला अल्कोहल? सेकेंडरी वाला अल्कोहल, जिसके सेकेंडरी अल्कोहल जिसके अंदर उस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जो कार्बन खुद 2 कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले ये याद रखना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड वो कंपाउंड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करता है 2 चीज़ों को रिड्यूस करता है, या तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है या ये कीटोन को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक एमसीक्यूज में बहुत सारे एमसीक्यूज अंदर आ जाते हैं, सारों को याद रखना। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट या तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है या कीटोन को रिड्यूस करता है। इस तरह से लिथियम बोरोहाइड्राइड भी है, लिथियम बोरोहाइड्राइड, और लिथियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा है। लिथियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा है, क्योंकि ये अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा और सब्सटेंसेस को भी रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इन 2 निकम्मों को रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को और कीटोन को। ठीक है, अच्छा अब देखो, उसी 50% के टेक्निक के ऊपर आओ, एमसीक्यूज को रिड्यूस करो, 50% तक ले आओ। ये सबसे पहले वाला जो है ये है ईथर। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड, बीच में ऑक्सीजन, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप, तो ईथर हो गया ना, तो ये तो नहीं है। ये वाला जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी नहीं है। ये वाला है कीटोन, अल्काइल ग्रुप बीच में कार्बोनिल कार्बन, और ये वाला है एल्डिहाइड। तो इन दोनों ऑप्शन में से अब एक होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन को सिर्फ रिड्यूस करता है, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो हमारा आंसर इन्हीं 2 से निकलेगा, ये दोनों बाकी नहीं है। ठीक है, ये प्रोपोनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ईथर है। अब देखो, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो ये भी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन रिड्यूस होता है तो ये भी अल्कोहल बनाता है। गौर से सुनो, ठीक, एक एमसीक्यूज के अंदर और एमसीक्यूज के लिए आपको इल्म मिल रहा है। एल्डिहाइड भी रिड्यूस होकर अल्कोहल ही बनाता है, कीटोन भी रिड्यूस होकर अल्कोहल ही बनाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अब यहां पर देखो एमसीक्यूज में क्या मांगा जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन बना रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल कौन बनाएगा? कीटोन। इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, कीटोन कहाँ है? ये है, कीटोन के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन बी है, सी भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। नेक्स्ट, नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसाइल क्लोराइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड? एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसके साथ किसको रिएक्ट करे ताकि एसाइल क्लोराइड बन जाए? एसाइल क्लोराइड बोले तो CH3COCl, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इन चारों बच्चों में से कौन सा बच्चा एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करे ताकि CH3COCl बन जाए? तो यहाँ पर रिएक्ट कर लेते हैं। देखो, CH3CO प्लस HCl अगर हम रिएक्ट करें तो ये OH हटकर इस H के साथ मिल जाएगा और ये H2O बनाएंगे। OH और H हट गया, H2O बन गया। पीछे जो Cl रह गया ये ClCO के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा तो CH3COCl बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इसका मतलब HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो एसाइल क्लोराइड बन सकता है इथेनोइक एसिड से। तो करेक्ट ऑप्शन इज HCl। लिख लो इसको, जहां पर दिक्कत आ रही हो तो फिर पूछ लेना, आगे चलते हैं। शाबाश।